हेलो बच्चों। तो आज हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। आपके सामने इस फ्रेम पे दो लोग बैठे हैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर, और हम दोनों लोगों ने 2025 नीट क्रैक किया। तो आज हम इसी पे बात करना चाहते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रही है, हमने किस तरीके से नीट 25 को प्रिपेयर किया और इस पेपर में हमने नीट को क्रैक किया। हमारे साथ हैं कैफ फारूकी, और इन्होंने सिक्योर की है 555 नंबर मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है और रैंक है 10,000 समथिंग। तो इन्हीं से बात करते हैं। तो आपकी कितनी रैंक थी? सर मेरा मार्क्स था 555 और मेरी रैंक थी 10,165। तो 10,165 रैंक है, मतलब इनको यूपी में और ऑल इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आज हम बच्चों से यही बात करना चाहते हैं कि हम लोगों ने नीट को कैसे समझा। और जो बच्चे नीट प्रिपेयर करते हैं तो उनको एक बात बहुत टफ लगती है कि नीट शायद आसान एग्ज़ाम नहीं है, उसको क्रैक करना आसान नहीं है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और इसी पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि नीट का सिलेबस और इसको किस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज जब आप यहाँ हैं, जब आपने नीट को क्रैक कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि नीट आसान है या नीट टफ है? सर कॉन्सेप्ट वाइज तो नीट बहुत आसान है, ठीक। मगर जो बच्चों का अप्रोच होता है चैप्टर्स को लेके, टॉपिक्स को लेके, और जिस तरह से वो पढ़ना चाहिए वो उनको अभी तक नहीं आता है। नहीं आता। जैसे किस तरह का अप्रोच? मान लीजिए फिजिक्स आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम अगर फिजिक्स तैयार करेंगे तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं या कौन सा चैप्टर्स का वेटेज इंपॉर्टेंट है, उस सीक्वेंस से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी जैसे जून चल रहा है तो अब बच्चे जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो शुरू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से, फिर जाएंगे एरर, फिर ऐसे। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स का वेटेज कितना ज़्यादा है, तो उस तरह हमको फिजिक्स लेके चलनी पड़ेगी। तो जब इस साल आप किस बैच में पढ़ते थे? सर इस साल मैं योद्धा बैच में पढ़ता था, आप ही के साथ। ठीक है। आपने ही पढ़ाया मुझे। तो उसमें आपको कैसे कंटेंट दिया गया कि आपके लिए पढ़ना आसान हो? जैसे फिजिक्स आप जैसे पढ़ते थे मैंने तो बताया सर आपको कि वो जो क्या कहते हैं, क्रीम, जो क्रीम टॉपिक्स होती हैं, क्रीम इन द सेंस कि जिनका प्रेफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, जिनके क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में ज़्यादा आए हैं, उनको आपने पहले पढ़ा दिया। उससे हुआ क्या कि जो हमारे टेस्ट के मार्क्स थे वो काफ़ी इंक्रीज कर गए। वो बूस्ट होने से तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तरीका तो यही है। जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, जिनका वेटेज उतना नहीं है, वो बाद में भी पढ़ा जा सकता है, पर जो क्रीम है वो आपने पहले पढ़ा दिया। और ये आपने तीनों के साथ किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो कि आपने तीनों पढ़ाई हम लोगों को, तो आपने तीनों को पढ़ाया। अब बायो में आपने ऐसे किया जैसे सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने सेल की पूरी यूनिट उसी एनसीईआरटी की बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने बता दिए, जो पीवाईक्यूज में आए हैं। उसी में से अभी नीट 25 में करीब 80-85 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, ठीक। तो उससे आसानी हो गई। इसका मतलब एक बात तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि नीट की तैयारी स्टार्ट कैसे करते हैं। हाँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है। आप जब कहीं तैयारी करेंगे तो आपको दिखेगा भी कि वो सिलेबस वाकई बड़ा है। आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपकी नोट्स जो बनेगी इस क्लास की वही 15-20 पेज की बनेगी। लेकिन इसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव पाथ है, और वो पाथ बिल्कुल सटीक है, वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करवा देगा। और ये है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किस चैप्टर का वेटेज क्या है, किस टॉपिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है, कौन सा टॉपिक लेस इम्पोर्टेंट है। तो हम किस तरीके से किस पर ज़्यादा फोकस करें, किस पर कम फोकस करें, किसको ज़्यादा टाइम दें। इसका मतलब ये ज़रूरी है कि बच्चे को ये पता हो कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपको सिलेबस के बारे में इतना तो मालूम हो कि उस सिलेबस में जो नीट पेपर का वेटेज है उसमें से कहाँ से क्या क्या आना चाहिए। क्योंकि आप सारे टॉपिक्स को एक एक लेवल पर ला करके नहीं पढ़ सकते, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन अपने ब्रेन का भी एक लेवल है, लेवल यहाँ है, तक याद कर याद करने की क्या क्षमता है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कितना याद कर पाएंगे। क्या इलेक्ट्रोस्टैट में यार हर चीज़ आप याद रख सकते हो, या आप वो सारी बातें जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है वो याद रख सकते हो। हमने योद्धा बैच में कुछ नहीं किया। अगर उसका 66% सिलेक्शन है तो उसका यही मतलब रहा है कि हमने कंटेंट को फिल्टर करने की कोशिश की कि किस कंटेंट को कितना पढ़ना है
उसकी क्या बाउंड्री है और वहां से किस तरह के सवाल नीट में है। आज तक आए हो। जी। अच्छा, मैंने देखा आपके टेस्ट पेपर के रिजल्ट में जब टेस्ट देते थे आप तो 680 690 तक जाते थे, जी। आपके 555 मार्क्स क्यों आए नीट में? फिर जब आप टेस्ट में इतने बेहतर प्रिपरेशन कर रहे थे कि 700 के आसपास अराउंड आपका एवरेज टेस्ट है, तो 555 लाने का क्या है? सर मैं बताऊं आपको, मैंने फुल सिलेबस टेस्ट अराउंड 120 130 दिए हैं 120 टेस्ट के आसपास हमने फुल सिलेबस दिया। और उसमें मैंने हर एक कोचिंग को जो आपने करवाया हर कोचिंग के टेस्ट दिए। ठीक है। उन कोचिंग वालों ने टेस्ट ऐसे डिजाइन किए थे कि जो पिछले 4-5 साल में नीट पूछ रहा है उसी के बेसिस पे उन्होंने टेस्ट डिजाइन किए। ठीक है। अब ये एक शॉकिंग पेपर था जो हम लोगों को मिला। हमने वो जो टेस्ट दिए उसमें 680 690 इवन 695 तक मेरे मार्क्स गए। तो वो कैलकुलेशन के लेवल पे या थिंकिंग के लेवल पे उतने हाई नहीं थे क्योंकि लास्ट ईयर्स के नीट के पेपर्स उतने हाई आ नहीं रहे थे। तो टेस्ट उतने हाई बने नहीं, हमारे मार्क्स बूस्ट करते गए, हमें लगा कि अब तो इतने ही आने हैं। मगर जब अचानक से वहाँ पे फिजिक्स का पेपर ऐसा दिखा, केमिस्ट्री ऐसा दिखी, बायो इतनी कॉन्सेप्चुअल दिख गई कि मतलब यहाँ पे या पिछले लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस वो दिखे ही नहीं। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉक हो गए, थोड़ा नर्वस हो गए कि मतलब वो होता है ना सर कि पूरा साल दिख जाता है कि प्रिपरेशन का कि क्या क्या गलतियां कर दी, कितनी मेहनत की है, वो खराब हो जाएगी। तो वहाँ पे वो दिक्कत हो गई सर कि हमने लेवल थोड़ा हल्का लेके चला। मतलब हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह का पेपर आएगा। अगर हम पहले से प्रिपेयर होते तो नो डाउट मुझे पता है कि प्रिपरेशन किस तरह की थी, ये बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होते। तो जरूरी, तो हम एज अ एस्पिरेंट जब हमने नीट क्रैक किया तो हम अपने इस साल के जो बच्चे 26 में तैयारी कर रहे हैं हम उनको क्या सलाह दें कि हमारी क्या राय उनके लिए होनी चाहिए? क्योंकि हम नीट को समझ सकते हैं, हमने नीट क्रैक किया हुआ, तो हमें समझ सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट को फिल्टर करना चाहिए। और फिल्टर करना जरूरी है या सब पढ़ लेते हैं या फिल्टर करके पढ़ते हैं, क्या ज़्यादा सही है आपके लिए? सर फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रेन की एक कैपेसिटी है, वो आप वहीं तक कर सकते हैं कि तो इस बेहतर ये है कि जो ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है, उन्हें हम ज़्यादा बार पढ़ सकें, उनको ज़्यादा ब्रेन में बार बार रिपीट किया जा सके, क्योंकि टेस्ट में भी वही दिखेंगे, नीट में भी वही चीज़ें दिखेंगी। तो जो कम आ रहा है, अब जैसे एक क्वेश्चन इस बार आया कैलकुलस का, वो कभी नीट में नहीं आया था, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। अब हम उसके ऊपर अपना 1 महीना 1.5 महीना कैलकुलस पे अब लगाएंगे तो वो बेवकूफी होगी, है ना? आएगा वही अब भी, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल आया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल आया या बहुत सारे सवाल आए हैं, जैसे कि स्प्रिंग का सवाल आया, स्प्रिंग कांस्टेंट के रेशियो का सवाल आया, फोर्स का सवाल है। तो मतलब अगर आप ये समझ पाते हैं कि किस चैप्टर में आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, अपनी बाउंड्रीज पहचान लीजिए कि किस टॉपिक की बाउंड्री कहाँ तक है और इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। तो अगर आप उस बाउंड्री के तहत रहेंगे और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपके लिए वो टॉपिक बिल्कुल क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, उसमें आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। और टेस्ट में भी जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप बहुत ईजिली, अच्छा यही इसलिए हमने देखा कि हमारे टेस्ट पेपर्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमने हर चीज़ को फिल्टर किया। हम समझ पाए कि हाँ यार कहाँ से किस तरह के सवाल बनने वाले हैं, किस टॉपिक में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड व्हाट इज दिस, हमने सीधा क्या पढ़ा, नस्ट इक्वेशन क्या होती है। अब E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई n log K2 बाई K, ये सबको याद है। तो इसी पर हमने ज़्यादा फोकस किया कि जब सवाल बन के आएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल हमें यहीं से निकालना है। और फैराडेज लॉ होता है कि जो चार्ज सप्लाई करते हो तो आप डिपॉजिट मास को करता है। तो इस तरीके से अगर आप चैप्टर्स को तैयार करोगे, टॉपिक टू टॉपिक अगर आप याद रखोगे, उसकी बाउंड्रीज आपको पता होंगी, तो आपकी जो नीट की तैयारी है वो बहुत कमाल की रहेगी और आप उसी ट्रैक पे हो जिस ट्रैक पे आपको एक मेडिकल कॉलेज बहुत आराम से मिलेगा। आराम से कहने का मतलब है कि जब आप दिसंबर में कोर्स पूरा करोगे और उसके बाद आप 4 महीने की तैयारी करोगे टेस्ट के लिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। योद्धा बैच ने तुम्हें कितनी मदद की है, जरा उसके बारे में बच्चों को बताओ। सर सारी चीज़ें योद्धा बैच से ही हुई हैं, अगर वो नहीं होती, वो फिल्ट्रेशन नहीं होता तो इस तरह का पेपर में सिलेक्शन ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि एट देन हमें सबको पता था कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, हमने जिस तरह से टेस्ट किए थे उस तरह का तो ये पेपर हमारा नहीं गया और सब डिप्रेशन में थे कि यार हमारा पेपर खराब हुआ। हमने रात दिन की एक
मेहनत की हुई है, उस मेहनत का फल पता नहीं हमें मिले कि ना ना। लेकिन मुझे पता था, बिलीव था कि उस प्रिपरेशन पर आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। और मैंने बार-बार ये बात कही है कि जी, सिलेक्शन तो होगा। होगा, कट ऑफ कितनी भी रहे, लेकिन हम कॉलेज में ज़रूर जाएँगे। तो बेटा एक बात यही है कि जो निकल के आया है बच्चों से, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको नीट का सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आपकी पढ़ाई ही तय करेगी कि आप दिसंबर तक कोर्स पूरा कर पाओगे या नहीं, क्योंकि वो 4 महीने बाद के वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके 2 महीने शुरुआत के हम अपने टेस्ट को लेके चलते हैं, तो वो टेस्ट हमारी प्रॉब्लम्स देता है। जी, जैसे जनवरी में हम फुल सिलेबस दे रहे थे, तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें मालूम चल रही थी कि किस टॉपिक में हमारी वीकनेस है, किस चैप्टर में, तो हमने उसको रिवाइज़ किया, जहाँ-जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी। और फिर मार्च अप्रैल में हमने लगातार क्या दिए, टेस्ट दिए, तो हमारी ग्रोथ और प्रिपरेशन का लेवल बहुत कमाल का हुआ। तो हमें मालूम था कि 700 प्लस नंबर हम ला देंगे। लेकिन क्योंकि पेपर इतना ड्रामेटिक आ गया था, तो वो हमने थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गए थे वहाँ पे, इस वजह से शायद इस तरह के मार्क्स आए। सर, एक चीज़ और मुझे समझ में आती है सर, जो कि फिज़िक्स में हमने बहुत हल्के सवाल किए कैलकुलेशन के हाँ, कैलकुलेशन लिहाज के लिहाज से तो से हल्के थे। बहुत हल्के थे और फिज़िक्स टफ नहीं आई थी। हाँ। फिज़िक्स कैलकुलेशन वाइज़ काफ़ी लेंदी हो गई। मैथमेटिकल जी, एस्पेक्ट ज़्यादा था एज़ ज़्यादा कंपेयर टू द फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट्स एस्पेक्ट। नहीं थे उसमें, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी 35 सिंपल थे। क्वेश्चन तो सिंपल जी, कॉन्सेप्ट के जी सर। साथ ही रहे। तो वहाँ पे वो दिक्कत हुई दिक्कत क्योंकि हुई। पूरे साल हमने प्रिपरेशन एक बहुत लो लेवल या मीडियम लेवल की फिज़िक्स के कैलकुलेशंस पे की और वहाँ पे थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ी प्रिसिजन के साइज़ ठीक, आ गई। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज़ जो योद्धा बैच में फिज़िक्स डिलीवर हो रही है, उसके बारे में और इस साल के पेपर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मैंने एनालाइज़ किया था उस पेपर को निकाल के और जो आपने नोट्स दी थी, शॉर्ट नोट्स बनवा हाँ। के, उसमें से 42 या 43 क्वेश्चन सेम मैच हो रहे थे, जो आपने पढ़ाया था। जो पढ़ाया था, जैसे बहुत सारे सवाल एरर का हो गया, जी। या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल था जो पहले आया हुआ था। जी। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल जी। हो गया, या वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल हो गया, या काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का क्वेश्चन हो सारे गया। क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपने लगवाए थे। मतलब एज अ कॉन्सेप्ट फिजिक्स इस तरह की अपन ने पढ़ी थी कि इस पेपर में भी हम आराम से 35 टू 40 क्वेश्चंस कर सकते थे, अटेम्प्ट हो सकते थे। और बच्चों ने किए हैं 28 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक लड़कों ने किए हैं। तो ये ज़रूर है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आप अपनी प्रिपरेशन को फैलाओ मत, बल्कि उसको क्या करो, इकट्ठा करके रखो। आपको समझ में आए कि किस कंटेंट को कहाँ तक पढ़ना है। अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पाए, तो आपकी प्रिपरेशन आपको बहुत टफ दिखेगी और आपको लगेगा कि नीट की प्रिपरेशन आसान नहीं है। तो बच्चों, ये बात समझना चाहिए आपको कि आपको कंटेंट फिल्ट्रेशन करना आना चाहिए। इतना स्मार्ट तो आपको बनना ही चाहिए कि आप डिसाइड कर पाएँ। आप नहीं डिसाइड कर सकते तो मदद लीजिए। अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो योद्धा बैच में इनरोल करिए। अगर आप ड्रॉपर हैं, हम मिल करके इस साल कुछ अच्छा करेंगे।